इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर हम लोगों ने चैप्टर 3 देखा था, उसमें देखा था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या मेथड्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है, वैल्यू एडेड मेथड है विद रेफरेंस टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इनकम मेथड है विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। एक्सपेंडिचर मेथड है विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे बात करेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के, क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है सर्कुलर फ्लो मॉडल। ठीक है, जो कि चैप्टर 2 में है, रिवील्स दैट नेशनल इनकम कैन बी व्यूड फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, जो नेशनल इनकम है उसको हम लोग 3 अलग अलग तरीके के एंगल से देखते हैं, जैसे एज सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, सम टोटल की तरीके से देखते हैं वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, एज सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी। ठीक है, सम टोटल देखते हैं इनकम जनरेट, जो भी इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी में उसके सम टोटल की तरीके देखते हैं। और देखते हैं थर्ड हमारा एज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। जो फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की गई इकोनॉमी में उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया गया उसके सम टोटल को तरीके से देखते हैं हम लोग। ठीक है, corresponding to the 3 different way of looking at national income। अब इस तरीके से क्या है कि जो 3 अलग अलग तरीके के रास्ते हैं या देखने के तरीके हैं नेशनल इनकम के। द इकोनॉमिस्ट हैव सजेस्टेड 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग तरीके बताए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। दीज आर वैल्यू एडेड मेथड, पहला था हमारा वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है हमारा इनकम मेथड एंड तीसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो पहला मेथड कौन सा हुआ हमारा वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा कौन सा हुआ हमारा इनकम मेथड, और तीसरा कौन सा हुआ हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज मेथड्स। अब बात करते हैं हम लोग इन्हीं मेथड्स के बारे में। ठीक है, ब्रीफ डिस्कशन करते हैं इसका। सबसे पहले हमारा वैल्यू एडेड मेथड। अब इस मेथड में क्या है, तो वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। जो वैल्यू एडेड मेथड है वो क्या मेज़र करता है, नेशनल इनकम मेज़र करता है किस टर्म में, जो वैल्यू एडिशन है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी। जो भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है हर तरीके की, ठीक है, इकोनॉमी में ड्यूरिंग एंड accounting year, this is also known as industrial origin method और net output method। जो अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, इसको और दूसरे नामों से किस तरीके से जानते हैं, इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड से भी जानते हैं हम लोग और नेट आउटपुट मेथड से भी जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेशन ऑफ contribution of all producing enterprise to production in the domestic territory of the country during the year is equal to the market value of GDP, called GDP-MP. It is adjusted to find out NNP-FC और national income। ठीक है, तो ये जो एस्टिमेशन होता है हमारा कि जो प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस हैं उन्होंने प्रोडक्शन में डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, जो कंट्री में ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल, वो किसके बराबर होगा, हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी, जीडीपी की मार्केट वैल्यू के बराबर दिया होगा, कॉल्ड जीडीपी एमपी, जिसको हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इट इज एडजस्टेड टू फाइंड आउट एनएनपी। ठीक है, इसको एडजस्ट करते हैं किसको फाइंड आउट करने के लिए, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है हमारा एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। ठीक है,
तो अब वैल्यू एडेड को देखते हैं हम लोग क्या होता है। वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट of an enterprise and the value of its intermediate consumption। जो वैल्यू एडेड क्या होता है, एक डिफरेंस होता है किसके बीच में, जो आउटपुट होता है एंटरप्राइज का और जो वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, ठीक है, इट रिफर टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया है एक अकाउंटिंग ईयर में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, सर्विसेज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट। इफ द एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल। और जितना भी आउटपुट है उसको हमने सेम ईयर में ही सेल कर दिया है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी वो किसके बराबर होगी, हमारी सेल के बराबर होगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल इफ एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो पूरे साल का जो आउटपुट है उसको हमने उस करंट ईयर में ही सेल कर दिया है, तो सेल के बराबर होगी हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, अगर कुछ आउटपुट जो है बचा रह जाता है या सेल होने से बच जाता है, ठीक है, इट इज़ एडेड टू द फर्म्स इन्वेंट्री, उसको हम लोग फर्म की इन्वेंट्री में ऐड कर देते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक में। इट इज़ एक्सप्रेस एज चेंज इन स्टॉक, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। इसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, चेंज इन स्टॉक के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ड्यूरिंग द ईयर की, मतलब साल में, साल के एंड में क्या है, जो स्टॉक है हमारा उसमें कितना चेंज आया है। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज मेजर्ड एज द सम टोटल ऑफ सेल ड्यूरिंग द ईयर एंड चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है उसको कैसे मेजर करते हैं कि जो सम टोटल होता है किसका, सेल जो हम लोग ड्यूरिंग करंट ईयर में जो हम लोग सेल कर रहे हैं प्लस जो चेंज इन स्टॉक हो रहा है हमारा ड्यूरिंग द ईयर में, इसके सम टोटल को हम लोग देखते हैं एज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल प्लस स्टॉक। ठीक है, इफ चेंज ऑफ स्टॉक, जो डेल्टा स्टॉक है लिखा हुआ है ये क्या है, चेंज इन स्टॉक को डेल्टा से हम लोग दिखाते हैं। इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर जो आउटपुट है वो ड्यूरिंग द ईयर में कुछ अनसोल्ड रह जाता है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगता है। जब पूरा बिक जाता है तो क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक इसको डेल्टा स्टॉक बोलते हैं। इट इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है करंट ईयर का, ठीक है, उसको उससे माइनस कर देंगे जो ओपनिंग स्टॉक होगा हमारे करंट ईयर का। मतलब जो जैसे कि हम लोग एक करंट ईयर की बात कर रहे हैं तो जो ओपनिंग स्टॉक होता है एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक से हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा चेंज इन स्टॉक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब इसी में आगे बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। ठीक है, तो अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जब बात करते हैं तो क्या होता है, इट इज़ रेफर टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, तो ये किस वैल्यू की बात कर रहा है, जो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं। ठीक है, ऑल इनपुट्स अदर देन फैक्टर इनपुट्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इन चार के अलावा क्या है कि जितने भी नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसको बताता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्राइमरीली इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें मेनली क्या होता है, जो रॉ मटेरियल का जो वैल्यू होती है वो होता है यूज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।